हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूँ राकेश पवार। आज से हम देखेंगे हमारी क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक की हिस्ट्री, जिसमें हम सारे जिसके चैप्टर हैं उनको कंप्लीट करेंगे। गाइस, अगर आप ऐसे एनसीईआरटी बुक को पढ़ोगे तो उसमें आपको काफ़ी 2 या 3 दिन लग जाएंगे एक ही चैप्टर को पढ़ने में। इसलिए हमने उसके शॉर्ट समरी बना ली है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को समझते जाएंगे और देखते जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट करके बताएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। पहला इसमें है, देखते हैं किस तरह से द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है और क्या होता है इसके अंदर। तो शुरू करते हैं। द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब इसमें हम फ्रांस जो हमारी कंट्री है उसके बारे में देखेंगे कि वो 18th सेंचुरी में कैसी क्या थी। इन 1774 लुइस 16 a 20-year young from Bourbon dynasty ascend the throne of France. He was welcomed by empty treasure. The France was reeling under tremendous debt, which had mounted up 2 billion livres. From meeting this expenses, increase in the tax was inevitable. अब देखो गाइस, 18th सेंचुरी में या 1774 में जो लुइस 16 था, जो कि 20 ईयर का ही था, बर्बन डायनेस्टी उसके अंडर आ गई और वो फ्रांस का रूलर बन गया। अब जब वो फ्रांस का रूलर बना तो उसकी जब शादी हुई और या फिर उसका जो किंगडम था उसको देख रेख में उसको जो बाहर की कंट्री थी, जो यूरोपियन कंट्री थी वहाँ की अदर, उनसे बहुत ज़्यादा कर्जा लेना पड़ा। कर्जा मतलब डेप्ट लेना पड़ा, और उसकी जो कंट्री थी वो लगभग 2 बिलियन के डेप्ट में चली गई। अब जब ये उसकी कंट्री 2 बिलियन के डेप्ट में चली गई तो उसको उभारने के लिए, उसको डेवलप्ड करने के लिए उसने फ्रांस के जो पीपल थे उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया। उनका जो टैक्स था उसको इंक्रीज़ कर दिया। तो अब देखते हैं फ्रांस की जो सोसाइटी थी 17th सेंचुरी में या 18th सेंचुरी में, वो किस तरह की थी। तो हम देखते हैं, द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 ई स्टेट फर्स्ट टू इन्जॉय ऑल प्रिविलेज। जो फ्रांस की सोसाइटी थी 17 या 18th सेंचुरी में, वो 3 ई स्टेट में डिवाइड थी। पहले जो ई स्टेट थे, पहले के जो 2 ई स्टेट थे, उनके पास सारी पावर थी, वो पावर को एंजॉय करते थे। लेकिन जो थर्ड ई स्टेट था उनके पास कोई पावर नहीं रहती थी। तो देखते हैं, जो पहला ई स्टेट था वो रहता था क्लर्जी, सेकेंड जो ई स्टेट रहता था वो नोबिलिटी, और थर्ड ई स्टेट जो रहता था उसमें जो बिग बिजनेसमैन है, मर्चेंट है, कोर्ट ऑफिशियल, पीसेंट है, आर्टिस्ट है, लैंडलेस है, लेबर सर्वेंट, ये सारे जो लोग हैं वो आते थे। आगे देखते हैं हमारा, सम विथ इन द थर्ड ई स्टेट वेयर रिच एंड सम वेयर पुअर। जो थर्ड ई स्टेट था हमारा, उसमें जो कुछ लोग थे वो पुअर थे और कुछ जो थे वो रिच थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द बर्डन ऑफ फाइनेंशिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड ई स्टेट अलोन। अब जो टैक्स पे करेगा वो सिर्फ जो हमारा थर्ड ई स्टेट था, जिनमें बिजनेसमैन, मर्चेंट, ऑफिशियल, आर्टिस्ट, ये सारे जो पीपल थे, यही सिर्फ टैक्स पे करते थे। तो अब देखते हैं आगे, द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। अब ये जो पीपल है, अपने सर्वाइवल के लिए काफ़ी स्ट्रगल इनको करना पड़ता था, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस ग्रो एंड सो डिड द डिमांड फॉर ग्रेन। द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर बिडेंड, दिस लेड टू सबसिस्टेंस क्राइसिस। अब जैसे ही फ्रांस की पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हुई और जो ग्रेन का प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हो गया, और डिमांड जो है ग्रेन की काफ़ी इंक्रीज़ हो गई, तो फ्रांस के अंदर रिच और पुअर का जो भेद है वो काफ़ी ज़्यादा दिखने को मिला। सब्सिस्टेंस क्राइसिस को देखते थे, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब क्या होता है? सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे जो नॉर्मल लाइवलीहुड है वो काफ़ी डेंजर्ड में चली जाए, मतलब हर जितने भी पीपल हैं उनको पूरी तरीके से उनकी नीड फुलफिल नहीं हो, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। आगे हम देखते हैं द ग्रोइंग मिडिल क्लास। फ्रांस की जो मिडिल क्लास थी उनको हम देख लेते हैं। तो द 18th सेंचुरी विटनेस द इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास विच वॉज एजुकेटेड एंड बिलीव डेट नो ग्रुप इन सोसाइटी should be privileged by birth. This idea were put forward by philosophers such as Locke, the English philosopher, and Rousseau. अब 18th सेंचुरी में जो मिडिल क्लास के पीपल थे वो अच्छे से एजुकेशन नहीं ले पाते थे, और उनको जो प्रिविलेज भी किया जाता था बर्थ के अकॉर्डिंग। और ये जो फिलोसोफर है जैसे कि रोसो और फ्रेंच फिलोसोफर जो है, उन्होंने अपनी बुक में इन सारी चीज़ों को बताया भी है कि जो मिडिल क्लास पीपल थे उनको 18th सेंचुरी में फ्रांस के अंदर
बेटर एजुकेशन नहीं मिल पाती थी और उनको बर्थ के अकॉर्डिंग प्रिविलेज किया जाता था। The American Constitution and guarantee of individual right was an important example of political theories of France. These ideas were discussed intensely in salon and coffee house and spread among people through books and newspapers. These were even read aloud. अब जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि इंडिविजुअल राइट, इन सारे लोगों को जब पता चला, फ्रांस के जो पीपल थे उनको, मिडिल क्लास के जो पीपल थे, कि इनको पता चला कि अमेरिका में इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, हर एक पर्सन के पास अपने अपने राइट्स होते हैं, तो ये कॉफ़ी हाउस में, सैलून हाउस में डिस्कस करते थे और फिर एक यूनिटी के साथ ये उसके साथ चलने भी लगे। और फिर इन्होंने जो वहाँ की गवर्नमेंट थी या फिर जो बर्बन डायनेस्टी का जो किंग था लुइस 16, उसके अगेंस्ट मूवमेंट भी निकाले। तो यहाँ पर वो जगह थी जहाँ पे ये इकट्ठा हुआ करते थे, जैसे कॉफ़ी हाउस हो गया, सैलून्स हो गए। फिर आगे हम बात कर लेते हैं द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन देखते हैं किस तरह से शुरू हुआ। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वेंट थ्रू वेरियस स्टेजेस। When Louis XVI became king of France in 1774, he inherited a treasury which was empty. There was growing discontent within the society of old regime. अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो अलग अलग स्टेज में आगे बढ़ा। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था जब वहाँ पे लुइस 16 जो था वो किंग था वहाँ का 1774 में, जो क्या था, जो हमने देखा था 3 स्टेट थे, एक पहला स्टेट क्लर्जी, दूसरा नोबिलिटी और तीसरा जिसमें छोटे छोटे पीसेंट थे, बिजनेसमैन, ये आते थे। तो ये तो क्या करता था, 2 को तो सुपेरिटी पे करता था और तीसरे जो स्टेट था उसको सुपेरिटी पे नहीं करता था। तो ये सारे पीपल इकट्ठा होकर इसके अगेंस्ट मूवमेंट निकाला इन्होंने। फिर हम देखते हैं 1789 की। तो लुइस 16 कॉल्ड द ई स्टेट जनरल टू पास द प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। The third state from National Assembly, the Basel, is stormed. Peasant revolt in the countryside. अब 1789 में क्या हुआ, लुइस 16 जो था उसने ई स्टेट जनरल से कहा कि आप एक नया रूल लेके आओ जिसमें हम टैक्स को कलेक्ट करेंगे। और इससे जो थर्ड ई स्टेट था वो काफ़ी नाखुश था और उसने बेसल्स में मूवमेंट भी निकाले। और पूरे फ्रांस के अंदर ये सारे लोग जब इकट्ठा हुए तो उन्होंने एक थोड़ा बड़ा मूवमेंट निकाला। अब देखते हैं हम 1791 में। नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल असेंबली जो बनाई गई थी उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन पे वर्क किया और जो न्यू टैक्सेस की डिमांड रखी थी लुइस 16 ने, उसके बारे में उन्होंने सोचा। इट लिमिटेड द पावर ऑफ द किंग एंड गारंटी बेसिक राइट टू ऑल ह्यूमन बींग्स। जब 1791 में नेशनल असेंबली बनी तो उसमें जो पावर थी लुइस 16 की वो काफ़ी कम हो गई, लिमिटेड पावर हो गई। और जितने भी वहाँ के मिडिल क्लास के जो पर्सन थे, पीपल थे, उनके पास कुछ बेसिक राइट मिल गए। फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और फ्रांस जो कंट्री थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है कि वहाँ का जो किंग होगा वो तो होगा, वहाँ का राजा ही होगा, उस कंट्री का जो मेन जो होगा वो किंग ही होगा, लेकिन उसको काम किसके अकॉर्डिंग करने पड़ेंगे, तो काम वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करने पड़ेंगे। इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, लेकिन उन सबको काम किसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अब आगे हम देखते हैं 1792 टू 1793। फ्रांस एबोलिश्ड मोनार्की and become a republic. National Assembly was replaced by convention. King and Queen were executed. अब 1792 से 1793 के बीच में जो फ्रांस था वहाँ पे जो मोनार्कियल सिस्टम था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया और जो नेशनल असेंबली थी उसने रिप्लेस कर दिया किंग और क्वीन को। अब देखते हैं हम 1793 से 94 के बीच में क्या हुआ। तो इट इज़ रिफर्ड एज रिजाइन ऑफ टेरर। Robespierre followed a policy of severe control. He executed the so-called enemies of a republic. अब 1793 से 1794 के बीच में क्या हुआ, यहाँ के जो पीपल थे उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पे मूवमेंट निकालना स्टार्ट कर दिया और उसी को बोलते हैं इनेमीज ऑफ रिपब्लिक। अब हम बात कर लेते हैं 1795 की। जैकोबियन रिपब्लिक ओवरथ्रोन आर डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। A new convention appointed 5 men directed to run at the state from 26 October 1795। अब 1795 में क्या हुआ, वहाँ पर एक जैकोबियन क्लब
फॉर्म हो गया। जैकोबियन क्लब क्या था, एक मिडिल क्लास जो पीपल थे उनका एक ग्रुप था, और जो वहाँ की फ्रांस की डायरेक्टरी में रूल्स लिखे थे वो उसको फॉलो नहीं करते थे, और वो कुछ अपने तरीके से रूल बनाना चाहते थे जिसमें जो कॉमन पीपल है उनको भी बेनिफिट मिले। 1799 के बारे में देखते हैं। द रिवोल्यूशन एंड विद द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। अब जब 1799 में वहाँ पर नेपोलियन जब आ गया तो वहाँ पे जो पुराने मूवमेंट चल रहे थे वो पूरी तरीके से क्लोज हो गए। टाइम लाइन में देख लेते हैं हम फ्रेंच रेवोल्यूशन किस तरह का था। तो 1770 से लेकर 1780 तक जो था इकोनॉमिक डिक्लाइन हो गया, वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो काफ़ी नीचे चली गई। हमने देखा था 1774 में लुइस 16 वहाँ का किंग था, और उसने बहुत ज़्यादा डेप्थ में वो चला गया था फ्रांस। तो फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी काफ़ी डेप्थ में हो गई। अब देखते हैं 1788 टू 1789 में क्या हुआ। बेल्ट हार्वेस्ट हाई प्राइस फूड रिवॉर्ड्स। अब 1788 से 1789 के बीच में फ्रांस में जो हार्वेस्ट है या क्रॉप प्रोडक्शन है काफ़ी कम हुआ, और उनके जो प्राइसेस है काफ़ी ज़्यादा हो गए, और जो डिमांड थी वो काफ़ी बढ़ गई क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन भी काफ़ी बढ़ गई थी। अब देखते हैं हम 1789 में मई 5 की बात को। तो ईस्ट स्टेट जनरल कन्वेंट डिमांड्स रिफॉर्म। 1789 को जो ईस्ट स्टेट जनरल थे उन्होंने जो नई डिमांड रखी थी लुइस 16 ने उसको रिफॉर्म किया, और जो किंग की पावर थी उसको रिड्यूस कर दिया। अब देखते हैं 1789 टू जुलाई 14। तो नेशनल असेंबली फॉर्म बेसिल स्टॉर्म ऑन जुलाई 14, फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट। तो 14 जुलाई 1789 को जो नेशनल असेंबली थी वो फॉर्म हो गई, और बेसिल से फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। ये आपको याद रखना है कि कब से हुआ जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट, तो 14 जुलाई। अब आगे हम देखते हैं 1789 4 अगस्त। नाइट ऑफ अगस्त 4 एंड द राइट ऑफ द एरिस्टोक्रेसी। अब जो 4 अगस्त 1789 जो है वहाँ पर जो राइट ऑफ एरिस्टोक्रेसी, जो राजा का बेटा या मोनार्कियल फॉर्म था, उसके जो राइट थे वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए। अब देखते हैं 26 अगस्त 1789 को क्या हुआ। तो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन। 26 अगस्त को हर एक पर्सन के पास इंडिविजुअल राइट्स होंगे, लेकिन उसमें अभी भी वुमन पार्टिसिपेट नहीं करेगी। 1790 को देखते हैं क्या हुआ। तो सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी नेशनलाइज द चर्च। 1719 सेंचुरी को जो क्लर्जी पीपल थे जो फर्स्ट स्टेट में आते थे, उन्होंने अपना खुद का सिविल कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, और जिसको फॉलो करते थे चर्च के जो पीपल थे वो। अब देखते हैं 1792 को क्या हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 कन्वर्ट एब्सोल्यूट मोनार्की इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विथ लिमिटेड पावर। अब 1792 में क्या हुआ, जब ईस्ट स्टेट असेंबली थी जो जनरल असेंबली थी, उसने जो किंग की पावर जो थी उसको कम कर दिया, और वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टेबलाइज कर दिया, जिसमें राजा तो वही रहेगा लेकिन उसकी पावर किसके अकॉर्डिंग होगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं 1792 की। तो ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया अटैक रिवोल्यूशनरी फ्रांस। 1792 में जो ऑस्ट्रिया और पर्शिया जो कंट्री है जो फ्रांस से लगी हुई थी, उन्होंने फ्रांस पर अटैक कर दिया। 1793 लुइस 16 एंड मैरी एंटोनी आर एग्जीक्यूट। और फिर इसमें जो लुइस 16 और उनकी जो वाइफ थी मैरी एंटोनीट, वो वहाँ से चले गए। आगे हम देख लेते हैं 1792 टू 1794 द रेन ऑफ टेरर स्टार्ट। ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, द नीदरलैंड, पर्शिया एंड स्पेन आर एट वॉर विद फ्रांस। अब फ्रांस के अंदर द रीजन ऑफ टेरर स्टार्ट हो गया। द रीजन ऑफ टेरर का मतलब है कि आसपास की जो कंट्री थी उन्होंने फ्रांस के अगेंस्ट वार स्टार्ट कर दिया। तो उनमें से कौन कौन सी कंट्री थी, ऑस्ट्रिया थी, ब्रिटेन था, नीदरलैंड, पर्शिया और स्पेन भी था। आगे हम देखते हैं रोब्सपायर कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी रिपेल्स बेग फॉरेन इन्वेडर्स एग्जीक्यूट मैनी एनिमीज ऑफ द पीपल इन फ्रांस इटसेल्फ। क्योंकि जो लुइस 16 था जब यहाँ पर राजा, तो उसने आसपास की कंट्रियों से काफ़ी ज़्यादा लोन या डेप्ट ले लिया था, इसकी वजह से यहाँ पर इन कंट्रियों ने उसके ऊपर बार कर दिया। अब आगे हम देखते हैं 1794 रोस्पायर इज एग्जीक्यूटेड। फ्रांस इज गवर्न बाय डायरेक्टली अ कमिटी ऑफ 5 मेन। 1794 में क्या हुआ, जो पुराना जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें जो चल रही थी वो पूरी तरीके से एबोलिश्ड हो गई, और एक नई फ्रांस के अंदर आई, वो थी गवर्न बाय जो वहाँ के जो
मेन पीपल थे उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बना दिए, उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। और जो कमेटी थी उसके जो लीडर थे उसमें से कुछ 5 पीपल उन्होंने नियुक्त किए। 1799 के देख लेते हैं, तो नेपोलियन बोनापार्ट बिकम द लीडर। अब 1799 में जो नेपोलियन है वो वहाँ का लीडर बन गया फ्रांस का। आगे हम देखते हैं वुमन रिवॉल्यूशन। जब ये सारे मूवमेंट हो रहे थे तो वुमन ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया वो भी हम देख लेते हैं। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन्स वेर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द इवेंट which brought about so many changes in the French society. Most women of the third estate had to work for a living. Their wages were lower than those of men. जो वुमन की कंडीशन थी फ्रांस के अंदर वो काफ़ी अच्छी नहीं थी। वो फ्रेंच सोसाइटी में उनको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता था जितना कि मैन को मिल पाता था। वो सारे जो मूवमेंट निकाले थे वहाँ पर उनमें भी वो पार्टिसिपेट करती थी एक्टिव मेंबर की तरह। लेकिन जो ज़्यादातर जो वुमन थी वो थर्ड स्टेट से बिलोंग करती थी। वो काम तो करती थी लेकिन उनको लोअर जो बेजेस है, उनको जो पैसे दिए जाते थे वो मैन की तुलना में काफ़ी कम दिए जाते थे। In order to discuss and voice their interest, women start their own political club and newspaper. अब इनकी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए जो वुमन थी उन्होंने अपने खुद के ग्रुप्स बनाए या पॉलिटिकल क्लब बनाए और न्यूज़पेपर में भी वो प्रिंट करने लगी। वन ऑफ देयर मेन डिमांड वाज दैट वुमन मस्ट एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट एज मैन। और जो ज़्यादातर जो वुमन हुआ करती थी उनकी ये डिमांड रहा करती थी कि जो वुमन है उनके पास भी सेम पॉलिटिकल राइट हो जैसा कि मैन के पास होता है। सम लॉ वेर इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव द पोजिशन ऑफ वुमन। देयर स्ट्रगल स्टिल कंटिन्यूज सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जो वुमन है उनके लिए फ्रांस के अंदर कुछ रूल्स बनाए गए जिससे उनकी पोजीशन जो है वो काफ़ी सुधर सके। लेकिन हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो वुमन से उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। अब आगे हम देखते हैं। इट वॉज फाइनली इन 1946 दैट वुमन इन फ्रांस वोन द राइट टू वोट। और लास्ट में 1946 में वुमन के पास भी राइट आ गया वोट का और फिर वुमन भी वहाँ पर वोट करने लगी। अब आगे हम बात कर लेते हैं द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। तो ये क्या है देख लेते हैं। देयर वॉज अ ट्रेंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। वहाँ पर एक मार्केटिंग का जो हुआ करता था एक ट्रेंगुलर शेप में हुआ करता था। यूरोप से अफ्रीका, अफ्रीका से अमेरिका, इस तरह से मार्केट हुआ करता था। इन द 18th सेंचुरी देयर वॉज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। 18th सेंचुरी में जो स्लेवर पीपल थे, जो स्लेव्स पीपल थे, जो पीसेंट, जो छोटे छोटे फार्मर थे, उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था। नो लॉ वेर पास्ड अगेंस्ट इट। और जब उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता था तो उसके अगेंस्ट कोई रूल नहीं थे जिससे उनको बेनिफिट मिल सके। इट वाज इन 1794 दैट द कन्वेंशन फ्रीड ऑल स्लेव, बट 10 ईयर लेटर स्लेवरी वाज री इंट्रोड्यूस बाय नेपोलियन। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे ये स्लेव पीपल्स, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन 10 साल के बाद जब नेपोलियन वहाँ पे लीडर बना तो उसने ये जो स्लेव पीपल थे इनके लिए कुछ बेनिफिट अनाउंस किए। इट वाज फाइनली इन 1848 द स्लेवरी वाज एबॉलिश्ड इन द फ्रेंच कॉलोनीज। और 1848 में जो स्लेवरीज थे वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए फ्रांस की कंट्री से। अब आगे हम देखते हैं द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। जो पीपल थे उनकी लाइफ कैसी थी और रेवोल्यूशन कैसा था। द ईयर फॉलोइंग 1789 in France so many changes in the lives of men, women and children। 1789 में जो फ्रांस के जो पीपल थे, मैन हो या वुमन हो या चिल्ड्रन हो, उनकी लाइफ जो थी उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को हमें मिले हैं। द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इन अपॉन themselves to pass law that would translate the idea of liberty and equality into everyday practice। और जो कुछ रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि फ्रांस के अंदर किस तरह का आइडिया हो, तो आइडिया ऑफ लिबर्टी मतलब सभी लोग एक साथ मिलकर रहें और सभी के अंदर एक इक्वलिटी बनी रहे। वन इम्पोर्टेंट लॉ डेट कम इनटू इफेक्ट वाज द एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। और जो धर्म या रिलीजन के हिसाब से किसी को एबोलिश किया जाता हो वो यहाँ से बंद कर दिया जाना चाहिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट लॉ था जो इफेक्ट में आया। द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट वेर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लीगेसी ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन।
जो फ्रांस रिवॉल्यूशन है उसका सबसे इम्पोर्टेंट अगर कहीं पे हमें देखने को मिला है आइडिया, तो वो मिला है आइडिया ऑफ लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स में। ये जो हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, ये सब जो राइट है ये कहाँ से आए हैं, तो फ्रांस के पास से ही आए हैं। हमने ये सारी चीज़ें वहीं से सीखी है, अलग अलग कंट्रियों ने भी वहीं से सीखा है। द स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। पहले ये फ्रांस के अंदर लागू हुआ आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट, उसके बाद यूरोप के हर एक कंट्री में हुआ और फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सारी चीज़ें आने लगी। अब इसमें हम देख लेते हैं, लास्ट में हमारे दिए है नेपोलियन बोनापार्ट, तो उसको समझ लेते हैं क्या है। इन 1804 नेपोलियन क्रोन हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। 1804 में नेपोलियन जो था उसने खुद को बताया कि वो क्या है, जो फ्रांस है उसका किंग है या एम्परर है, रूलर है। ही सेट अप टू कॉन्कर नेबरिंग यूरोपियन कंट्री, डिस्पोजिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम वेयर ही प्लेस्ड मेंबर ऑफ हिज फैमिली। और फिर उसने जो नेबरिंग यूरोपियन कंट्री थी वहाँ पे जो डायनेस्टी रूल था उसको ख़त्म करने के लिए भी कुछ मूवमेंट्स निकाले और अपना किंगडम फ्रांस के अंदर उसने डेवलप कर लिया। ही सा हिज रोल एज मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, और वो अपने आप को देखता था कि मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप है वो, कि यूरोप का जो मॉडर्न टाइम पीरियड है वो कब से स्टार्ट हुआ, तो जब नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ पर आया। ही इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म विच हैड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट इन यूरोप। उसने बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जिसका इफेक्ट हमें पूरे यूरोप में देखने को मिला है। ही वॉज फाइनली डिफीटेड इन वाटरलू इन 1815, और जो लास्ट में वाटरलू की लड़ाई हुई वहाँ पे जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो हारा गया और वो वहीं पर उसकी डेथ हो गई। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 जो था हमारा फ्रांस रिवॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको अगर कोई डाउट हो आपको तो इसमें कमेंट करें ताकि हम उसको क्लियर कर सकें। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।